Everyone full and those of you who are scoring almost 112 or anything more than that, you should start preparing for your mains examination, Madhya Pradesh Civil Judge mains examination. Throughout I have been receiving number of calls as to how an answer should be written, how you are supposed to write your answer, and in that sequence let me tell you that we have prepared mock papers and questions from various subjects. From majors we have 40-50 questions, from minor we have 10 questions, 7 questions or 8 questions, something like so. Today we will talk about specific relief act. One question from specific relief act we have chosen for this discussion as to make you understand that how you should reduce your answer into writing. So let us see this. The first question in here we have is, let us talk the first question, let us discuss this question. The first question you have is what defense are available to the defendant in a suit for specific performance of contract. So let us try to understand the question. Question क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि जब कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल किया जाएगा, व्हेन एवर अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज इंस्टीट्यूटेड, तो जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट क्या डिफेंस ले सकता है, व्हाट डिफेंसेस आर अवेलेबल, ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन जो है ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से है. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, द एक्ट नंबर 47 ऑफ 1963 से ये क्वेश्चन है. सो द वेरी मोमेंट व्हेन यू लुक एट द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के बारे में कहाँ पर जो क्वेश्चन का सब्सटेंस है, जो क्वेश्चन का सोल है, इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन अगर आपको बैरेक्ट से मिलता है तो वहाँ से बातें शुरू करनी चाहिए. तो अगर आप ध्यान देंगे इसका आंसर कैसे लिखना चाहिए, तो आपको स्टार्टिंग ऐसे करनी चाहिए. दिस इज नॉट द आंसर नंबर 9, दिस इज एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1. सो यू शुड मेंशन हियर द आंसर नंबर 1. और आंसर नंबर 1 आप लिखना शुरू करते हैं. ये सब गोले वगैरह आपको नहीं बनाने होते हैं, अंडरलाइंस एज सच नहीं करनी होती है, कोई अलग से स्पेशल सिंबल नहीं बनाना होता है, बट फिर भी ठीक है. तो इफ़ यू हैव लर्न दी थिंग्स, तो आप समझते हैं कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिफेंसेस आर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 9 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. तो आप लिख सकते हैं कि द जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिफेंस which are available to defendant are provided under section 9 of specific relief act 1963. अच्छा, आपको कोई भी चीज़ ऐसे नहीं लिखनी है कि आप सेक्शन नंबर 9 में एस डॉट लिख दें. यू हैव टू यूज़ द फुल थिंग, सेक्शन नंबर 9 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. अच्छा, ऐसा लिखते हैं. इसके बाद आप लिख सकते हैं जैसे कि अब सेक्शन नंबर 9 एक्चुअली कहता क्या है. सेक्शन नंबर 9 ये कहता है कि ऑल द डिफेंसेस, सेक्शन नंबर 9 कहता है कि ऑल द डिफेंसेस विच आर अवेलेबल इन कॉन्ट्रैक्ट, all the defenses which are available in contract can be considered as defense in case of suit for specific performance. तो ये इस तरह से आप बातें लिख सकते हैं. All the defenses which are available in contract can be considered as defense in case of suit for specific performance. अच्छा, आप कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप डिफेंसेस देखने जाएंगे तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे डिफेंसेस आपको मिल जाएंगे. कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्सिबिलिटी को चैलेंज करने के लिए अगर आप डिफेंसेस की बात करें तो बहुत सारे डिफेंसेस आपको मिल जाएंगे. जैसे कि अब स्टार्ट कर दीजिए आप सेक्शन नंबर 13 से. सेक्शन नंबर 13 में पहला डिफेंस क्या है? कॉन्सेंसस एड आइडम. भाई फ्री कंसेंट नहीं थी. सेक्शन नंबर 9 क्या कहता है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट इंस्टीट्यूट करेंगे तो डिफेंडेंट वो सारे डिफेंसेस रेज कर सकता है जो वो रेज करता अगर ये कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्सिबिलिटी होती. तो कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्सिबिलिटी में पहली चीज जो आप डिस्कस करते हैं दैट इज कंसेंसस एड आइडम. भाई दिस इज प्रिंसिपल दैट द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव बीन क्रिएटेड विद फ्री कंसेंट. देयर शुड बी कंसेंसस एड आइडम. द एग्रीगेशियो mentis, the capability to contract,
the capability of parties to enter into contract and the capability of parties to give free consent। तो इस तरह से आप इसको लिखना शुरू कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा और आगे अगर आप बढ़ें तो सेक्शन नंबर 14 से लेकर के सेक्शन नंबर 14, इट इज़ लिटिल मिस्टेकन, सेक्शन नंबर 14 से लेकर के 22 तक बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें इसके साथ में लिखी जा सकती हैं। दैट देयर हैज़ बीन कोएर्जन, that there has been misrepresentation, there has been fraud, there has been undue influence। ये सब एक एक दो लाइन में लिखा जा सकता है। अब भाई देखिए क्या है कि 8 नंबर का आपका क्वेश्चन रहता है और इस 8 नंबर के क्वेश्चन को लिखने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि 1 नंबर के लिए लगभग 20 से 25 शब्द आपको लिखने होते हैं। तो 8 मार्क का क्वेश्चन है अगर, देन यू आर सपोज टू राइट 20 मल्टीप्लाइड बाय 8, दैट इज ऑलमोस्ट 160 वर्ड्स। और जो आपकी शीट रहती है, जो ये आपको हॉरिजॉन्टल शीट मिलती है, इस हॉरिजॉन्टल शीट में ऑलमोस्ट 2.5 से 3 पेज अगर आप लिखते हैं तो दैट इटसेल्फ इज सफिशिएंट। तो इतना मटेरियल आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह से आप लिखेंगे, लगभग 3 पन्ने का आंसर आपको बनाना है। तो आप यहाँ पर लिखते हैं कोएर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड। अब इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। यहाँ से जब आप आगे निकलते हो तो कंसेंसस एड आइटम के बाद देखिए कंसिडरेशन भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंसिडरेशन भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी जगह अगर आपको कोई मामला याद आ जाए तो आप मामला भी लिख सकते हैं। जैसे कि कंसेंसस एड आइटम में मायावती वर्सेस कौशल्या देवी का एक मामला है। मायावती वर्सेस कौशल्या देवी, मायावती वर्सेस कौशल्या देवी। इस मामले में यही कहा था, अपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट इन दिस केस, अपेक्स कोर्ट हेल्ड इन दिस केस कि विदाउट कंसेंसस एड आइटम, विदाउट कंसेंसस एड आइटम there could not be a proper contract and hence the enforceability itself is a question. The enforceability of this contract is questionable, etc and etc। खैर, अब इसके बाद आप आगे बढ़िए। तो ये कुछ बातें हैं जो आप कॉन्ट्रैक्ट से उठाकर लिख सकते हैं। ये कुछ प्रिंसिपल आप कॉन्ट्रैक्ट से, अब जैसे यहाँ पर इतना कुछ करने में आपके 5 से 6 पॉइंट हो जाएंगे, कम से कम 5 से 6 पॉइंट आप क्रिएट करते हैं। बहुत ज़्यादा कोई इंट्रोडक्शन, कोई सिनॉप्सिस बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा केसेस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ से जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ें, इसके बाद जब आप आगे बढ़ें तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट खुद में, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी बहुत सारी बातें हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी अगर आप देखेंगे तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी बहुत सारी बातें हैं और बातें शुरू हो जाती हैं। जैसे कि सेक्शन 11 ही ले लीजिए। अगर आप सेक्शन 11 की ही बात करें तो ट्रस्ट के कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर इन्फोर्स नहीं किए जा सकते जहाँ पर ट्रस्टीज़ ने अपनी पावर्स को एक्सीड कर दिया हो। द ट्रस्टीज हैव एक्टेड इन दी और एक्टेड or has exceeded their power. The trustees have acted in the violation of the direction or has exceeded their power। ये एक दशा है। इसके बाद आप चलिए सेक्शन नंबर 12 में चलिए। तो सेक्शन नंबर 12 में कहते हैं कि पार्ट परफॉर्मेंस वाला पोर्शन है, ध्यान होगा आपको थोड़ा सा। सेक्शन नंबर 12 में जब बचा हुआ पार्ट मेजर है and the other party do not admit compensation in money, do not admits compensation in money, ऐसी दशा में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाया जा सकता। थोड़ा और आगे बढ़िए तो सेक्शन नंबर 14 में देखेंगे। सेक्शन नंबर 14 में उन कॉन्ट्रैक्ट्स का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाया जा सकेगा या ऐसे डिफेंस लिए जा सकते हैं जिनका सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस करवाया जा चुका है। थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा, जैसे ये है शायद 14A, इसको देखिएगा। दिस इज 14A, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच द सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय द पार्टी। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जैसे 14B देख लीजिए। 14B कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व्स द कंटिन्यूअस सुपरविजन, द कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व्स द कंटिन्यूअस सुपरविजन, द कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व्स द कंटिन्यूअस सुपरविजन। आगे बढ़ जाइए, 14C की बात कीजिए। 14C कहता है, सेक्शन नंबर 14C, अब थोड़ा प्रॉपर लिखना है आपको। ये एक
स्लिपरी स्क्रीन है, यहाँ पर प्रॉपर लिख पाना संभव नहीं है, बट फिर भी आपको अपनी नोटशीट में बहुत प्रॉपर लिखना है। तो 14C कहता है कि द कॉन्ट्रैक्ट विच आर डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन, द कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर डिपेंडेबल या विच इज डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ पार्टीज, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाया जा सकता। आगे बढ़िए 14 का डी पे आइए, तो 14 के डी में आप लिखते हैं कि द कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिटर्मिनेबल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये तो सब हेडिंग्स हैं, ये जो हम आपको बता रहे हैं ये सब हेडिंग है। इसके बाद आपको हर चीज के हर वस्तु के विषय में कम से कम 1-2 पंक्ति लिख लेना चाहिए। फिर से देखिए, क्वेश्चन था आपका, What defenses are available to defendant in a suit for specific performance of contract? कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट है, डिफेंडेंट के पास क्या क्या डिफेंसेस अवेलेबल है। अब देखिए, डिफेंडेंट के पास डिफेंसेस कॉन्ट्रैक्ट में भी अवेलेबल है और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी अवेलेबल है, दोनों जगह अवेलेबल है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा है व्हाट डिफेंसेस आर अवेलेबल टू डिफेंडेंट इन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहीं पर एग्जामिनर थोड़ा सा समझदारी दिखाकर, या थोड़ा सा अगर एग्जामिनर बहुत मेटिकुलस है, बहुत अलग अप्रोच रखता है, तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफेंसेस अवेलेबल है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या डिफेंसेस अवेलेबल है, या फिर क्वेश्चन को कन्फाइन कर सकता है सिर्फ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में क्या डिफेंसेस अवेलेबल है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। अच्छा, जनरली आपको ये लिखना चाहिए जब आप आंसर लिख रहे हैं कि भाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जनरल डिफेंसेस जो हैं दे आर अवेलेबल इन चैप्टर 2 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इटसेल्फ। चैप्टर 2 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये जो है ना, सेक्शन नंबर 11 है, सेक्शन नंबर 14 है, और बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं वो साथ में। बट अपार्ट फ्रॉम द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यू विल सी दैट डिफेंसेस आर ऑल्सो अवेलेबल अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट की वॉइडेबिलिटी के लिए जितने भी पॉइंट हैं, वॉट एवर द ग्राउंड्स आर अवेलेबल फॉर द वॉइडेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दे ऑल रन अलॉन्ग when the question of specific performance is raised, भले ही वो कॉन्सेंसस एडाइडम का हो, फ्री कंसेंट का हो, मिस्टेक हो दोनों पार्टी की, म्यूचुअलिटी ऑफ एग्रीमेंट में कमी हो, एग्रीमेंट में देर इज लैक ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ एग्रीमेंट, देर इज लैक ऑफ कंसिडरेशन, भाई देर इज एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन वगैरह वगैरह। तो ये सारे पॉइंट हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। एक आंसर को लिखने के लिए यू विल बी हैविंग हार्डली 13-14 मिनट्स एंड योर आंसर शुड हैव अ लेंथ ऑफ ऑलमोस्ट 2.5 to 3 पेजेस। तो इतना कंटेंट हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। एक आध मामला भी तैयार रहे, जैसे मायावती वर्सेस कौशल्या का एक मामला हमने आपको इस मामले में बताया, तो थोड़ा सा लिख दें। इसमें कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक फंडामेंटल बात की गई है कि अगर कॉन्सेंसस एडाइडम नहीं है, इफ द कंसेंट ऑफ द पार्टीज इज एब्सेंट, क्या कह रहे हैं ध्यान दीजिए, if the consent of the parties is absent, if the consent of the parties is not freely available, तो फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाया जा सकता। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल होगा। हालांकि फिर एक और दशा है, आप कॉन्ट्रैक्ट को वेरी करवा लीजिए। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करते हैं तो सेक्शन 18 में कॉन्ट्रैक्ट को वेरी करने की व्यवस्था भी तो है। सेक्शन 18 में कॉन्ट्रैक्ट को वेरी करवा लीजिए, या फिर कॉन्ट्रैक्ट का रेक्टिफिकेशन करवा लीजिए, पर ये अलग से रेमेडी है, इन पे आपको जाने की जरूरत नहीं, ये सेक्शंस लिखने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया है, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि व्हाट डिफेंसेस आर अवेलेबल टू डिफेंडेंट इन द सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बाय प्लेंटिफ ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट लाया है और डिफेंडेंट के पास क्या रेमेडी अवेलेबल है, तो डिफेंडेंट के पास रेमेडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी अवेलेबल है और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी अवेलेबल है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की रेमेडीज अलग बताइए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की रेमेडी अलग बताइए। दोनों रेमेडीज हमने इस आंसर में आपको बता दी हैं। अगर क्वेश्चन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे कन्फाइन होता, भाई देखिए सेक्शन 9 एक रेफरल सेक्शन है, वो कहता है कि अपार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 में जो रेमेडीज आपके पास अवेलेबल हैं डिफेंडेंट के पास, अपार्ट फ्रॉम दीज रेमेडीज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी देयर इज बंच ऑफ रेमेडीज। Even in Indian Contract Act, whatever the remedies, whatever the things they are talking about the voidability of the contract or the cases where the performance of contract can be waived or excused, वो सारे ग्राउंड यहाँ भी तो अवेलेबल होंगे। तो इस तरह से इतनी लेंथ में आपको आंसर लिखना चाहिए, इतना ही समय मिलेगा, इससे ज़्यादा सोचने का समय भी आपको नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ हाउ यू शुड राइट आंसर्स।
अगले फ्रेम में वी विल बी राइटिंग आंसर इन मोर पर्टिकुलर। थोड़ा सा अब यहाँ पर पूरा लेंथ में 3 पेज लिख पाना थोड़ा सा कठिन होता है, बट स्टिल वी विल ट्राई कि आप आंसर को पूरा लिखें। हालांकि सेक्शंस को ग्रैब कर लें कि सेक्शंस ये आपको मेंशन करने चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ सेक्शंस की ज़रूरत नहीं है। 8-10 सेक्शन आप इसमें लिखते हैं, हर सेक्शन पे 2 से 3 लाइन लिखेंगे तो दैट विल ऑलमोस्ट बी कवरिंग योर 2.5 to 3 पेजेस एंड दिस इज़ हाउ आंसर शुड बी रिटन। इससे ज़्यादा अगर आपको दूसरे क्वेश्चन या किसी और क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो यू कैन थ्रो इट इनटू कमेंट और यू कैन रेज योर क्वेश्चन। सो दिस इज़ हाउ यू शुड राइट। एज ऑफ नाउ वी आर क्लोजिंग। थैंक यू।